हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। आज 12 मई की एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है, एसएससी अब कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका पूरा सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। आइए शुरू करते हैं अपने सारे सवाल। पूरी क्लास को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। 100% आने वाली शिफ्टों में आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल आज की क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया एसएससी के द्वारा। तो आप सबको पता है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं क्षोभ मंडल को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं यानी कि पानी का बरसना, ओले पड़ना, आंधी तूफान, जो भी कुछ है वो कहाँ पर होता है, क्षोभ मंडल में। और ये सबसे नीचे परत होती है। बात करते हैं समताप मंडल। ये कौन सी परत होती है, ओजोन परत कहलाती है। और यहीं पर दोस्तों वायुयान का संचालन होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वायुयान का संचालन कौन से मंडल में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है समताप मंडल में होता है। मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। अगर आपसे पूछ लिया जाए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है मध्य मंडल। और दोस्तों आयन मंडल, इसके अंदर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था जो रेडियो संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, सिग्नल, टीवी के सिग्नल हो गए या रेडियो की फ्रिक्वेंसी हो गई, ये सब काम कहाँ पर होते हैं, आयन मंडल में होते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको कमेंट कर बताना है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताइएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। मैंने इस सवाल को बहुत बार नोट करा है, उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर गलत नहीं किया होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 23। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए मानव अंगों की तस्करी पर रोक, अगर आपसे कहा जाता मानव अंगों की तस्करी पर रोक, तो आपका क्या जवाब होता, तो भी आपका जवाब होता अनुच्छेद 23। अगर आपसे सवाल में पूछा था बलात् श्रम पर रोक, बलात् श्रम पर रोक, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में, ये भी आर्टिकल 23 में ही है। अगर आपसे पूछ लिया था 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करने दिया जाएगा, इस पर प्रतिषेध है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 24। इसको आप नोट करके रखें। अनुच्छेद 21, इसके अंदर दोस्तों क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21A में क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अनुच्छेद 25, इसमें क्या है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि इंसान कोई भी धर्म अपनाए उसका फ्रीडम है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछ लिया है धार्मिक स्वतंत्रता या दोस्तों आपको ऑप्शन में दे दिया जाए अंतःकरण की स्वतंत्रता, एक ही बात है। और ये कौन सी आर्टिकल में है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि फूल के अंदर के भाग को क्या कहा जाता है। अच्छा सवाल पूछा गया है बायोलॉजी का। पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पुमंग, एपिडर्मिस, तो आपको ध्यान में रखना है फूल के अंदर के भाग को क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अगर आपने हमारी दोस्तों क्लासेस देखी होंगी तो इसका आंसर आपने 100% सही कर दिया होगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन सबके आर्टिकल मैंने नोट कराए थे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आपको याद होगा अनुच्छेद 124, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, इन सबकी बात कौन से आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 124 है। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाता कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो आपका आर्टिकल कौन सा होता, आर्टिकल 129, इसको आप लिख लें। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है,
ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में है, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 129 है। आइए दोस्तों बात करते हैं हाई कोर्ट को लेकर। हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 214 है। ये दोस्तों हाई कोर्ट का उल्लेख है। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 215 है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको 2 सवाल और याद रखने हैं यहाँ से। अगर आपसे कहा जाए अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करता है, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 32 के तहत करता है। और आर्टिकल 32 में किसका उल्लेख किया गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। बात करते हैं हाई कोर्ट को लेकर। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा, 6 प्रकार की रिट जारी करेगा। और किस आर्टिकल के तहत करेगा, आर्टिकल 226 के तहत करेगा। इन 6 से 7 सवालों को आप याद रखें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है, तो आप सबको पता है ये तबला वादक हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और तबला वादक और कौन है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, इनका संबंध किससे है, तो आपको याद होगा तबला वादक हैं। और दोस्तों जाकिर हुसैन को 2022 के अंदर क्या मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें 2022 के अंदर कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, 6 लोगों को। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों यहाँ पर एक नाम देकर रखा हुआ वायलिन वादक, तो मैंने आपको नोट कराया था वायलिन वादक से संबंधित एक नाम, जल्दी से कमेंट करके बताएं उनका क्या नाम है। मैंने कल की, परसों की और उससे पहले की क्लासों में आपको नोट कराया हुआ है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि दप्पू डांस का संबंध किस राज्य से है। अच्छे लेवल का सवाल है। मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तो आपको ध्यान में रखना है दप्पू डांस, इसका संबंध कौन से राज्य से, आंध्र प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। वहाँ की एक जनजाति है, उसके द्वारा ये दोस्तों नृत्य किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया है कर्नाटक, तो आपको याद रखना यक्षगान। यक्षगान का संबंध कहाँ से, कर्नाटक। और दोस्तों मैंने आपको नोट करा था उम्मट, उम्मट आर्ट, उम्मट आर्ट। और एक है दोस्तों बोलक आर्ट, उम्मट आर्ट और बोलक आर्ट, इन दोनों का संबंध कहाँ से है, सिक्किम से है। सॉरी दोस्तों कर्नाटक से है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तेलंगाना, तेलंगाना में 1 से 2 फेस्टिवल आपको नोट करने हैं। कौन कौन से, दोस्तों बथुकम्मा फेस्टिवल और दोस्तों बोनालू फेस्टिवल। ये कहाँ का है, तेलंगाना का है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि नवंबर 2022 में आयोजित T20 सीरीज का कप्तान किसे बनाया गया, जो कि न्यूजीलैंड में आयोजित हुई थी। आपको याद होगा, अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा के अंदर। नवंबर 2022 में आयोजित T20 सीरीज का कप्तान कौन बने थे, तो आपको याद होगा हार्दिक पांड्या। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें, महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो एक भी एनालिसिस मिस मत कीजिएगा। आपके एनालिसिस से 8 से 10 सवाल डेली आपसे पूछे जा रहे हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि एलपीजी स्कीम पहल से संबंधित मंत्रालय कौन सा है। दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो आपको दोस्तों याद रखना है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। एलपीजी, इसमें दोस्तों क्या स्थित होता है, बीपी यानी कि दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दोनों चीज़ें इसमें स्थित होती हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, आपको याद होगा जब एलपीजी गैस जब दोस्तों इसका लीक हो जाता है, जब जो लीक होने लगती है तो अच्छे का बीपी बढ़ जाता है। तो आपको बी से याद रखना है क्या, ब्यूटेन और प्रोपेन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि केरल का नववर्ष क्या कहलाता है, पोंगल, विशु, ओणम, अट्टुकल, पोंगल। तो आपको ध्यान में रखना है केरल का जो नववर्ष है वो क्या कहलाता है, विशु कहलाता है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आपसे पूछा जाए पोंगल ये कहाँ मनाते हैं, तमिलनाडु में। पोंगल त्यौहार कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा ओणम कहाँ का, ये केरल का त्यौहार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अट्टुकल पोंगल ये कहाँ का, ये केरल का है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर केवल पोंगल पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु, लेकिन अट्टुकल पोंगल पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा केरल। और केरल की भाषा कौन सी है, मलयालम।
मलयालम भाषा है। अब आपको कमेंट करके बताना है भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, जल्दी से आपको इसका आंसर कमेंट कर कर बताना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि पुरंदर संधि का संबंध किस वर्ष से है। वर्ष 1661, 1663, 1662, 1665। तो आपको ध्यान में रखना है पुरंदर संधि का संबंध किससे है, 1665। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि 1773 से 1785 के बीच में गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपकी परीक्षा में आपको नंबर मिलने वाले हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा पूरी बातों को। 1773 से 1785 के बीच में गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हेस्टिंग्स। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े मैं आपको नोट करा देता हूँ, नोट करके रखिएगा। आने वाली शिफ्ट में आपको 1 से 2 नंबर आज इस स्लाइड से आपको मिलेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कौन है, विलियम बेंटिक। इसको भी आपको नोट करना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए बंगाल का, किसका दोस्तों, बंगाल का, बंगाल का पहला गवर्नर कौन थे, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर, दोस्तों गवर्नर जनरल नहीं, केवल गवर्नर। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, क्लाइव, क्लाइव। अगर आपसे सवाल पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ये सब सवाल आपको नोट करने हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ये दोस्तों कौन थे, हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा एक सवाल आपको और याद रखना है दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग। कौन दोस्तों, कैनिंग। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सॉरी दोस्तों, भारत के पहले केवल गवर्नर कौन थे, कैनिंग। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 से 4 सवाल और परीक्षा में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, चेन्नई, नई दिल्ली, औरंगाबाद, पटना। तो आपको ध्यान में रखना ये नई दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में क्वालिफाइंग, दोस्तों यहाँ पर वालीफाइंग नहीं होगा, यहाँ पर क्वालिफाइंग करने वाले खिलाड़ी कौन थे, एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने क्वालिफाइंग किया था। क्या था, क्वालिफाइंग। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में क्वालिफाइंग करने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है आरिफ खान इसका सही आंसर होगा, इसको भी आप नोट कर लें। थोड़े अच्छी लेवल का सवाल पूछा गया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि फातिमा शेख का संबंध किस क्षेत्र से है। बहुत ही कठिन सवाल था दोस्तों, शायद ही किसी ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। फातिमा शेख, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको ध्यान में रखना है ये अध्यापक थी दोस्तों। पहली इतिहास में पहली मुस्लिम महिला शासक, जो पहली मुस्लिम थी जो अध्यापक बनी थी, इसलिए सवाल पूछा गया है पहली अध्यापक महिला मुस्लिम। तो आपको ध्यान में रखना कौन है, फातिमा शेख। आपके एसएससी CHSL, एसएससी CGL में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई है। दोस्तों प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, और ये सब चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं, तो आपको याद रखना है, आपको आंसर रट गए होंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो आपको पता है 1867 में कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। कब हुई थी, 1867 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, आत्माराम पांडुरंग। और दोस्तों आपको याद होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती कब हुई थी, 1875 ईस्वी में। महाराष्ट्र दोस्तों ये इसमें कौन सा समाज स्थित है, महात्मा ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि भारतीय सीमा पर सड़क बनाने का कार्य किसका है। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता है BRO बनाता है रोडों को। कौन दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल पूछा गया कि देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया गया कर क्या कहलाता है। बहुत ही सिंपल सवाल था, तो आप सबको पता है उत्पादित वस्तु पर लगाया गया कर क्या कहलाएगा, उत्पादित कर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आप प्रत्यक्ष कर की बात आइए, तो आपको ध्यान में रखना है GST कैसा कर है, या अप्रत्यक्ष कर है। और कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन। कमेंट कर कर बताएं कि GST पूरे भारत में कब लागू हुई थी, पूरी डेट आपको कमेंट कर कर बतानी है। और GST से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 246A।
अगर आपसे पूछ लिया जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा 246 है, लेकिन जीएसटी काउंसिल का अनुच्छेद कौन सा 279A, ये दोनों अनुच्छेद आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आई थी? विजय केलकर समिति। कमेंट करके बताइएगा कि पूरे भारत में जीएसटी कब लागू हुई। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको कई बार नोट कराया, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, ये सब कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लेते असम, तो आपको याद होगा देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, इसको भी आपको नोट करना है। झारखंड, यहाँ पर दोस्तों पलामू नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। मणिपुर में क्या है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और मणिपुर का एक फेस्टिवल याद कीजिएगा, लाई हरोबा। ये सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है, लाई हरोबा ये कहाँ का है? तो आपको ध्यान में रखना है मणिपुर। इतनी बातें आपको नोट करनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछ लिया गया कि पद्मावत पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लिखी, राजा जयसिंह ने लिखी, अश्वघोष ने लिखी, हर्षवर्धन ने लिखी है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। पद्मावत पुस्तक, इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अश्वघोष, इनकी दोस्तों पुस्तक कौन सी? अश्वघोष की तो मैंने आपको नोट कराई थी बुद्धचरित। ये किसकी पुस्तक है? अश्वघोष की पुस्तक है। हर्षवर्धन की दोस्तों एक पुस्तक कौन सी? रत्नावली, ये किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन की पुस्तक है। इसके अलावा इंडिया विंग्स फ्रीडम, दोस्तों 1 से 2 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप नोट करें। इंडिया विंग्स फ्रीडम अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद है। लेकिन विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती जी की रचना है। और सत्य के साथ मेरे प्राण ये किसकी दोस्तों रचना है? महात्मा गांधी। अब आप कमेंट करके बताएं। हिंद स्वराज, मैंने आपको कल बताया था, हिंद स्वराज ये किसकी पुस्तक है? इसका जवाब कमेंट कर आपको बता देना है। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि जनसंख्या घनत्व किस प्रकार मापा जाता है? कुछ इस टाइप का सवाल पूछा गया था आज आपकी परीक्षा में, तो आपको सही याद रखना है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो मापा जाता है वो दोस्तों जनसंख्या घनत्व के हिसाब से मापा जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों लिंगानुपात कितना है? तो आपको याद होगा 943 है। मैंने एक दो दिन पहले नोट भी कराया था। दोस्तों 1 से 2 सवाल आपसे और पूछे गए थे, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा गया था किसी विषय को लेकर, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कोई विषय होते हैं उनको लेकर पूछे गए थे। तो आपको ध्यान में रखना है 73वां संविधान संशोधन ये कब का है? 1992 का अधिनियम है। लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। और किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। और दोस्तों आपको याद होगा कितने विषय थे इसके अंदर? तो आपको याद होगा 29 विषय थे कुल। कितने? 29 विषय थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए 74वां संविधान संशोधन ये नगरीय निकाय से संबंधित है और इसमें कितने विषय हैं? ये 18 विषय हैं। उम्मीद करता हूँ यही सवाल आपसे पूछे गए होंगे। एक सवाल दोस्तों और पूछा गया था कि 2021 में निम्नलिखित में से किसको पद्म श्री पुरस्कार मिला है? अब दोस्तों उनमें से क्या ऑप्शन रहे होंगे वो मुझे नहीं पता, उसका जवाब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना था। ये कुछ सवाल थे जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे गए। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आज का एनालिसिस आपको पसंद आया हो, आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें इन सबकी पीडीएफ यानी कि पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट इसका दोस्तों शाम को जो मैं एनालिसिस कराता हूं ऑल शिफ्ट वाला, वो पूरी पीडीएफ मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं। आप हमारे कम्युनिटी टैब में जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। और आज से उसके दोस्तों आंसर भी मैं लगाकर भेजने वाला हूं। बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि उसके आंसर भी लगा के भेजना है, तो मैं आज से आंसर भी लगा के भेजने वाला हूं। मिलते हैं आने वाले अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।